नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हमारा प्रतिज्ञा सीरीज़ के अंतर्गत ये 5वें नंबर का क्लास होगा आपका। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके साहित्य से, आपके काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित होंगे। उसमें आपके कथन भी आएंगे और आपकी पंक्तियाँ भी आएंगी, रचनाएँ भी होंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, एक बात मैं क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास में है नए। बेटा, अगर आप DSSB TGT PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ आपको सारी क्लासेस जो हैं सीक्वेंस में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अंतर्गत मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपको कराए हैं वो 2021 के कराए हैं। लगभग आपके पूरे 11 सेट यहाँ TGT और PGT के हुए हैं। 18 के पेपर कराए हैं जिनमें आपके 11 सेट हमने किए हैं TGT और PGT के। जो 2015 वाले पेपर थे, टायर 1 टायर 2 वाले, वो दोनों पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। दोनों पेपर 2014 की अगर बात करते हैं, 2014 वाले पेपर की, तो वहाँ भी टायर 1 और टायर 2 के हमने 14 वाले पेपर में दोनों सेट कंप्लीट किए हैं। तो आपकी लगभग जो ये वाली सीरीज़ है ना DSSB TGT PGT वाली, तो यहाँ आपने 3900 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। और जो बच्चा रेगुलर है उसे अपनी क्वेश्चंस पर पकड़, क्वेश्चंस पर समझ और रिपीट क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से मिली होगी। तो चलिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये वाली क्लास लेना चाहते हैं तो आपको चैनल पर जाना होगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ पर भी मिल जाएंगी चीज़ें। या आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की जो क्लास होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि कल की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और ये टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास के अंदर चलते हैं। तो देखिए, आ गए हैं हम अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 51 से हमारी स्टार्टिंग होनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जिसने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो विद्यार्थी नया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं में आंसर देना है, चातक का हमें बताना है। चातक का सारन भी होता है, आपका स्वाति भक्त भी होता है और पपीहा भी होता है, लेकिन वन प्रिय नहीं होता। तो वन प्रिय यहाँ आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं में आंसर पूछा था, ये नहीं होता है। वन प्रिय चातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चातक का पर्यायवाची शब्द सारन, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त आदि हैं। वनप्रिय कोयल का पर्यायवाची शब्द है कोयल का, और कोयल के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कोकिला, सारिका, काक, पाली पाली, और यहाँ पर वसंत दूत भी इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द है, और आपको शब्द क्या दिए गए हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए। जिसे बुढ़ापा ना आए, इसके लिए होता है राइट आंसर आपका अजर। क्या होता है? अजर। देखिए, जिसे बुढ़ापा ना आए का एकार्थी शब्द अजर है, और विकल्प में दिए गए शब्दों के अनेकार्थी जो शब्द हैं वे इस प्रकार से हैं। अगम्य का होता है जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। अमर का क्या होता है? जो अमर, जो कभी ना मरे, वो होता है अमर। अक्षम्य का होता है जो क्षमा योग्य ना हो, जो क्षमा योग्य ना हो। क्वेश्चन नंबर 53, अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। और इसकी व्याख्या को देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय पर उपमान का आरोप या फिर उपमेय या उपमान और उपमेय का जो अभेद होता है, अभेद ही क्या है? वो रूपक है। उपयुक्त पंक्तियों में अंबर, तारा, उषा जो कि उपमेय है, पर क्रम से पनघट और घट तथा नागरी जो कि उपमान है का आरोप हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य पहचानना है आपको कौन सा होता है, और मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है, आधारित होता है, तो वही आपका मिश्र वाक्य होता है। देखिए, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। अगर काम पूरा नहीं होगा या फिर जल्दी पूरा नहीं होगा तो घूमने जाने का समय ही नहीं बचेगा। तो काम के कंप्लीट होने पर ही निर्भर करता है घूमने जाना। राइट आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये चीज़ें तो अब आपको याद होने लगी होंगी। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं वाक्य के। इनको भी देख लीजिए: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। 55 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, यानी कि 2 सरल वाक्य जब योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तो आप समझ गए होंगे राइट आंसर जो बनेगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 56 क्वेश्चन, यहाँ हम पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए 56 पर ध्यान दीजिए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दयुग्म के अर्थ वाला विकल्प है। अग और अग, अग और अग इन दोनों में बताना है कि इसमें आपका क्या अर्थ बनता है। देखिए, अग का मतलब होता है पर्वत और अग का मतलब होता है पाप। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। चलिए आगे देखते हैं। अग शब्द युग्म अग और अग का जो शब्द युग्म है ये सही अर्थ वाला विकल्प पर्वत और पाप हो जाता है। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। शब्द युग्म क्या होता है? जो सुनने में आपको एक जैसे लगते हैं, अग और अग एक जैसा ही तो साउंड आता है, लेकिन वहाँ अर्थ जो है आपका भिन्न भिन्न हो जाता है। अग का मतलब क्या होता है? ये पर्वत के लिए यूज होता है और अग का मतलब पाप के लिए यूज होता है। ठीक है, 57 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अर्थ सही कर्मधारय समास का विकल्प है। समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल का बताना है और कर्मधारय में बताना है कर्मधारय समास का विकल्प। ठीक है, तो यहाँ चरण कमल का क्या बन जाता है? कमल के समान चरण। राइट आंसर अगर आप कर्मधारय के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, कर्मधारय के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं चरण कमल का तो वो वहाँ बनता है आपका कमल के समान चरण। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। चरण कमल समस्त पद के कर्मधारय समास का सही विकल्प है। कमल के समान चरण कर्मधारय समास जिस समास के समासिक पद में उपमान, उपमेय, संबंध तथा विशेष अथवा विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। उसमें आपको उपमान, उपमेय भी देखने को मिलेगा, इनका संबंध भी आपको देखने को मिलेगा, विशेष्य और विशेषण का संबंध भी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कर्मधारय समास में। वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है, जैसे लाल मणि या नील मणि, ठीक है, अधपका, चंद्र बदन और धातु वेग, इस तरह के जो आपके शब्द हैं ये कमल इसके कर्मधारय समास के आपके उदाहरण हैं। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है हम, हमारे, मैं, ये आते हैं उत्तम पुरुष में। तुम मध्यम पुरुष का है, वे और ये आपका दोनों ही अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने
नाम के साथ जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। ये सब आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वक्ता जिससे बात करता है, जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वक्ता जब जो वक्ता है अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है, तब वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि वह, ये, वे और यह, उनको, उनके, उन्हें। इस तरीके से उसने, ये जो शब्द होते हैं ये आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। 59 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बना है ये हमें बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर बन जाता है कमसिन। कमसिन जो है ये प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है, और ये किससे बना है? उपसर्ग से बना है। बाकी आपका चढ़ान जो है, बैठा या फिर ठकुराई, ये प्रत्यय से बने विकल्प हैं। देखिए कमसिन शब्द ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन प्रत्यय लगा है, बैठा में आ प्रत्यय लगा है और ठकुराई में आई प्रत्यय लगा है। शब्द के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है, अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया या फिर धातु के अंत में लगते हैं, और तदित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन 60, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। जो दिए गए शब्द का क्या है? विलोम शब्द है। उद्यमी का हमें बताना है। उद्यमी का क्या होता है विलोम शब्द? आलसी होता है। आलसी उद्यमी का राइट विलोम शब्द होगा। इसकी व्याख्या देखिएगा। दिए गए शब्द उद्यमी का विलोम शब्द आलसी या फिर निरुद्यमी होता है, जबकि मेहनती का विलोम शब्द कामचोर होगा। मेहनती का क्या होगा? कामचोर होगा। 61 क्वेश्चन, 61 को देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ये सही अर्थ बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और यहाँ इसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा राइट बनता है। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, यही आपका राइट है। ठीक है, यही आपका राइट है कि अकेला मनुष्य जो है अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। आगे चलते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का सही अर्थ अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है। लोकोक्ति तथा उसके निम्नलिखित अर्थ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि मन चाही बात का हो जाना इसका मतलब होता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। टके शेर खाजा। तो यहाँ इसका अर्थ क्या बनता है? जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। जहाँ पर मालिक मूर्ख होता है वहाँ आप कितने भी अच्छे गुणों का प्रयोग कर ले, वहाँ उनका कोई आदर नहीं होगा। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। जो अकल बड़ी या भैंस आपकी लोकोक्ति है, इसका यही अर्थ होगा कि बुद्धि जो है वो शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको उस विकल्प का चयन करना है जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। यहाँ पर भी आपको फिर से लोकोक्ति से क्वेश्चन आया है और बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है और इसका आपको अर्थ बताना है कि सही अर्थ आपका यहाँ पर क्या बनता है। तो देखिए यहाँ जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें राइट आंसर आपका अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा कि अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी किसकी होती है? अपनी ही होती है। क्वेश्चन 63, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर के आधार पर पड़ा है भाई। जयपुर या फिर छत्तीसगढ़ किशनगढ़ के आधार पर थोड़ी पड़ेगी, ये तो भोजपुर के आधार पर ही पड़ेगा। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है और राजा भोज के वंशजों ने मलराज
की स्थापना की, इसका केंद्र शाहाबाद बना, बाद में भोजपुर केंद्र बना और भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी की जो उपबोलियां हैं भोजपुरी की, तो वे कौन कौन सी हैं? मेधासी, थारू, सखरिया, सोनपारी प्रमुख हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है ना आपकी प्रतिज्ञा सीरीज, इसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, फिर सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिलेगी। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा इतना कि मैं इसकी सारी चीज़ें सीक्वेंस में लेकर चलूँ, लेकिन कोशिश है मेरी आज ही मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी और फिर आपको एक ही साथ सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इधर उधर क्लास ढूंढने में। यही वाली प्लेलिस्ट बची हुई है, बाकी सारी प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी और उम्मीद करूंगी मैं कि आप जो क्लासेस करने में हो सकता है फेस्टिवल की वजह से आप लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं क्लास को देखना, लेकिन क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास आपके फ़ायदे के लिए ही होती है। ज़रूर अपने लिए टाइम निकालिए 1 घंटे का और ज़रूर क्लास को लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित जो बिहारी हिंदी है, इसमें 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। 64 क्वेश्चन। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी बताना है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका पहाड़ी रहेगा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? किसको आप हिंदी की शैली नहीं मानेंगे बताना है। 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है मनस्वी बनता है। मनस्वी को हिंदी की शैली नहीं माना जाता। संस्कृत निष्ठ हिंदी हिंदुस्तानी और दक्षिणी को माना जाता है। मनस्वी शैली को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, क्योंकि मनस्वी शैली जो है वो फारसी भाषा की शैली है और सूफी कवियों ने अपने काव्य में मनस्वी शैली का प्रयोग किया है। मनस्वी शैली से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है। हमारे 4 चरण होते हैं, जिसमें हमारे कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला क्या आता है आपका? ईश्वर की वंदना करना आता है और दूसरे नंबर पर पैगंबर की स्तुति भी होता है। इसमें दूसरे नंबर पर क्या होता है? पैगंबर की स्तुति होता है। तीसरे नंबर पर होता है आपका साहे वक्त की प्रशंसा, यानी कि तत्कालीन जो बादशाह होते हैं, साहे वक्त किसको बोला जाता है? जो तत्कालीन बादशाह होते हैं उनकी प्रशंसा करना इसमें आता है। और चौथा होता है आत्म परिचय। चौथा क्या है? आत्म परिचय। 66 नंबर क्वेश्चन। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरे मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। विकसित द्रग पुलकातु पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर आपको रस बताना है कि इन पंक्तियों के अंतर्गत कौन सा रस है। राइट आंसर जो बनता है वो अद्भुत रस होगा। राइट है अद्भुत रस। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु पंक्ति में अद्भुत रस है और किसी असाधारण अलौकिक वस्तु, घटना या व्यक्ति को देखकर हृदय में स्थित विस्मय का भाव अद्भुत रस की सृष्टि करता है। 67 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति बताना है आपको। सूर्य अस्त हो गया। देखिए यहाँ जो बात कही गई है कि सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, ये एक ऐसी बात है कि इसका लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग मत निकाल सकते हैं। ये ही मतलब नहीं है कि जो सूर्य भगवान है वो अस्त हो गए तो वही एक बात है, वही एक सेंस इससे निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनता है वो व्यंजना बनता है। व्यंजना शब्द शक्ति होगा। देखिए सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य को सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ को ग्रहण करता है। अभिधा विलक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो उसे ही हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। फिर से आपसे लोकोक्ति पूछी जा रही है, यानी कि लोकोक्तियां पढ़ना भी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बताना है
होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात बताना है इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ इसका होता है। प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। राइट आंसर बनेगा प्रतिभा जो है वो बचपन में ही दिखाई देती है। और क्वेश्चन नंबर 69, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा इसमें अलंकार है। राइट जो आंसर बनता है रूपक अलंकार होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिएगा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ अंबर, तारा और ऊषा ये क्या है, जो उपमेय है, उपमेय है, ये उपमेय है आपके। इन पर क्रम से पनघट, घट और नागरी जो उपमान है इनका आरोप हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाव न फटी बवाई, सो क्या जानी पीर पराई। इसका आपको सही अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बिन दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। बिन दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, ये आपका इसका सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है। जाके पाव न फटी बवाई, सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। किसी के दुख को हम तभी समझ सकते हैं जब वो दुख उससे हम गुजर चुके हों। क्वेश्चन 71, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आई थिंक इसका आंसर तो आप सभी दे चुके होंगे। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, चलिएगा इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। कब किया था ऐलान? 2006 में किया था कि प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो यहाँ पर भी आपको जो आंसर देना है वो सही में देना है। सर पर कफन बांधना, सर पर कफन बांधना, इसका क्या मतलब होता है। सर पर कफन बांधना इसका मतलब होता है आपका बलिदान के लिए तैयार होना। क्या होता है? बलिदान के लिए तैयार होना। राइट आंसर जो बनेगा यही होगा आपका कि बलिदान के लिए तैयार होना। देख लीजिए आगे, सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ होता है बलिदान के लिए तैयार होना, जबकि बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, सेखी करना, झूठी प्रशंसा करना, संकट से बचना, बाल बाल बचना होता है। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। यानी कि यहाँ पर भी आपको जो आंसर देना है वो सही में ही देना है। 2 से 4 बनाने का गणित, 2 से 4 बनाने का गणित, इसका आपको आंसर देना है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। ये होता है इसका आंसर, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला 2 से 4 बनाने का गणित होता है। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या को भी देखिएगा। 2 से 4 बनाने का गणित मुहावरे का सही अर्थ धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला होता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावरा हिंदी शब्द में मुहावरा हो गया। हिंदी शब्द में क्या हो गया? मुहावरा हो गया। मुहावरह ये अरबी भाषा का शब्द था और हिंदी में क्या बना? इसका मुहावरा बन गया। विसर्ग को क्या हो गया? विसर्ग को आपका आ हो गया, आ। उर्दू वाले मुहाविर को बोलते हैं, उर्दू वाले इसको क्या बोलते हैं? मुहाविर। और इसका अर्थ है अभ्यास या फिर बातचीत। अर्थ निकलता है इसका अभ्यास या बातचीत। ध्यान रखेंगे सारी चीजें। क्वेश्चन 74, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है?
नागरी लिपि को बताना है किस नाम से जाना जाता है, तो नंदी नागरी लिपि आपका राइट आंसर। नंदी नागरी लिपि जब मैंने आपको कराए थे 18 वाले क्वेश्चन पेपर, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। नंदी नागरी लिपि, ठीक है, नंदी नागरी लिपि इसको कहते हैं, इसको नागरी लिपि को इसी नाम से जाना जाता है। और देखिए नागरी लिपि परिषद की जो स्थापना है ये 1975 में नई दिल्ली में की गई। और नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी लिपि कौन सी है? ये नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। नंदी नागरी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी शैली भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 75। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटाना, तो राइट इसका बताना है हमें सही अर्थ मुहावरे का। अंधियारा मिटाना इसका क्या होता है? अज्ञान समाप्त होना। अंधियारा मिटाना अज्ञान का समाप्त होना सही अर्थ होता है। और देखिए मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अभी भी देखा हमने ऊपर कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना होता है, बातचीत करना होता है इसका अर्थ। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोधन कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। 76 क्वेश्चन। हाँ इन्हीं रोकन को टोक न लगावो तुम। इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार आपका होगा। राइट जो आंसर बनेगा आपका 76 का विप्सा अलंकार होता है। विप्सा अलंकार, ये विप्सा अलंकार जो है इस पंक्ति के अंतर्गत आपको मिलेगा। और देखिए इसमें क्या होगा आपके, जहाँ आप घबरा जाएं, जहाँ आपको आदर की बात आए, घबराहट की बात आती है, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि जो आप प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए किसी शब्द को दोहराने को ही विप्सा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हा बोला, 2 टाइम बोला, तो यहाँ पर विप्सा होगा। जब हम किसी चीज़ को दोहराते हैं जो आपके आदर में आती है, भगवान तुम्हारा भला करे इस तरीके से, या फिर घबरा कर हम कोई बात कहते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं, आश्चर्य में आकर किसी को देखकर कोई बात बोलते हैं, ठीक है, तो 2 बार दोहराने को ही हम क्या बोलते हैं? विप्सा अलंकार बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते बसे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलके टारती नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर आपको रस बताना है, इनमें कौन सा रस है? तो यहाँ आपका जो रस बनेगा वो श्रृंगार रस बनेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें जो है आपका पंक्ति में श्रृंगार रस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं और कई बार आई हैं पेपर में। तो देखिएगा, राम के रूप को निहारती जानकी, एक और बार रिपीट कर देती हूँ जिससे दिमाग में सेट हो जाती हैं चीज़ें। जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबई सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलके टारत नाही। पंक्ति में जो रस है वो श्रृंगार रस है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिएगा, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सभी सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलके टारती नाही। पंक्ति में श्रृंगार रस है। नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बताना है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ बाईं से दाईं ओर। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास जो है वो 10वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात के राज्य में मिला है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट जो कि 7वीं से 8वीं सदी के थे, इन्हीं के शिलालेख में मिलता है। भारतीय संविधान की सभा
में 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आर्टिकल 343 एक में हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। 79 क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय जो हिंदी है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए बताना है। 79 क्वेश्चन आपका, और ये अभिधात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। देखिएगा, कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा का प्रयोग का तात्पर्य अभिधा मूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए और शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है और वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 80 को भी देख लीजिए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? मध्यकालीन सही क्रम बताना है जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसका। तो यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी हो जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है ये। इसकी व्याख्या को देखिएगा। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत को 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत, ये वाला जब टाइम आता है संस्कृत व लौकिक संस्कृत वाला, तो ये 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का टाइम है। इसके बाद इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। एक पाली प्राकृत और आपका अपभ्रंश। पहला जो प्रथम प्राकृत बोलते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी बोलते हैं, इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है। और दूसरा जो समय आता है दूसरे नंबर पर प्राकृत भाषा का आता है, इसको हम द्वितीय प्राकृत भी बोलते हैं। ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका समय है। और तीसरे नंबर पर आती है अपभ्रंश, इसको हम तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है ना, एक अनुच्छेद है, तो इसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस है वो हर तरीके के आएंगे। तो इस अनुच्छेद को भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनका आंसर करेंगे। चलिएगा, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सही विकल्प को चुनना है। नाव गर्व से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है और पानी उसका जयकारा करता हुआ उसे अपने हाथों पर उठाए रहता है, किंतु जब नाव डूबती है तो अपने ही छोटे से छेद के कारण धीरे धीरे कब हो गया वह जान ही नहीं पाती। वो जो छेद है उसमें धीरे धीरे कब हो गया वो जान ही नहीं पाती, और छेद हो जाने पर भी वह पानी उसे खींच कर डुबो देता है। जब छोटा सा छेद नाव के अंदर हो जाता है, छेद हो जाने पर क्या होता है, वही पानी जो उसे अपने हाथों पर उठाए हुए था वही पानी उसे खींच कर डुबो देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण डूबता है, जिसे उसने मामूली सा समझकर अनदेखा कर दिया था। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन सजग होकर इस बात पर दृष्टि दौड़ाते रहें कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तब हमें कोई पराजित तो नहीं कर सकता। तब हमें क्या है, कोई पराजित नहीं कर सकता। अपने कल को कायर और निकम्मे लोग याद करके पछताते हैं। अपने कल को कौन याद करके पछताता है, याद रखेंगे ये चीज़ें, कायर और निकम्मे लोग। जहाँ हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है,
और जो कुछ और जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था उससे कहीं बेहतर करने का संकल्प और प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए। ये आपके लिए होगा। अब आगे देखिएगा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जैसे पैराग्राफ आपने ध्यान से सुना है तो आप क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। चलिएगा, क्वेश्चन 81 देखिएगा। अनुच्छेद के अनुसार हमने क्या संकल्प करना चाहिए? हमें क्या संकल्प करना चाहिए अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? आप बताइएगा। जैसे आपने अनुच्छेद को पढ़ा है ध्यान से, पहले से बेहतर काम करने का संकल्प करना चाहिए हमें। जो काम हमने पहले कर लिया उससे बेस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन। अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं? पछताते हैं। कायर और निकम्मे लोग पछताते हैं अपने कल को याद करके। आगे चलिए, क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपका 83। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। सटीक शीर्षक आपको बताना है अनुच्छेद का, सफलता का रहस्य। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84। अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का कारण क्या होता है? व्यक्ति के डूबने का कारण बताना है। अपनी ही गलती को अनदेखा कर देना, ये व्यक्ति के डूबने का कारण होता है। क्वेश्चन आपका 85। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समानार्थी शब्द, विकल्प का समानार्थी शब्द है? ठीक है, तो यहाँ आपका बताना है विकल्प का समानार्थी शब्द। और विकल्प क्या दिया है इन्होंने विकल्प तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। उद्देश्य, संकल्प का बताना है। अच्छा, संकल्प का कौन सा? संकल्प का समानार्थी शब्द, इस शब्द का बताना है आपको। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा उद्देश्य। राइट आंसर उद्देश्य। आगे चलते हैं, और एक और पैराग्राफ आपके लिए यहाँ होगा, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत सारे विकल्प इसमें होंगे, फिर उनके आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिएगा, पढ़ लेते हैं। ये काव्य से रिलेटेड है। जब हम DEET+B का पेपर करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। हमने जब पेपर सेट किए थे तब भी हमने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को भी। आंसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में। आंसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में। नित यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। कुछ तनिक ध्यान से सोचो, धरती किसकी हो पाई। कुछ सोचो ध्यान से कि धरती किसकी हो पाई। बोलो युगों युगों तक किसने किसकी वृद्धावली गाई। मधुमास मधुर रुचिकर है, मधुमास मधुर रुचिकर है, पर पतझर भी आता है। ध्यान से समझना सारी बातें। पर पतझर भी आता है, जग रंगमंच का अभिनय, जो आता सो जाता है। ये तो रंगमंच है, ये तो अभिनय करने का आपका रंगमंच है। आपको तो यहाँ अभिनय करने के लिए भेजा गया है। जो भी आया है वो जाता है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत है और जो हमेशा बना हुआ है। नहीं, जो आया है वो जाता है। सचमुच वह ही जीवित है, सचमुच वह ही जीवित है जिसमें कुछ बल विक्रम है। यानी कि जिसने अपने बल पर कुछ श्रेष्ठ किया है वही आज तक जीवित है, वही युगों युगों तक उसी की गाथाएं गाई जाती हैं। पल पल घुड़दौड़ यहाँ है, पल पल घुड़दौड़ यहाँ है, बल पोरुष का संगम है। दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है। जो दुर्बल लोग हैं किसी की गिनती में भी नहीं आते और कोई उनको जान भी नहीं पाता, उनको समय क्या करता है? चुपचाप से खा जाता है, चुपचाप ही निकल जाता है। वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा दोहराता है, इतिहास सदा दोहराता है। फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा सब सह लेंगे। फिर काहे की चिंता, काहे का भय, जो भी होगा सब सह लेंगे। परिवर्तन की लहर में जैसे होगा बह लेंगे, परिवर्तन की इस लहर में जैसे होगा बह लेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी, बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियाँ थी। तो चलिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 56 क्वेश्चन को देखिएगा। काव्य के अनुसार पतझर का क्या अर्थ है? काव्य के अनुसार पतझर का अर्थ होता है दुख। इसमें जो आपको पतझर दिया गया है इसके अनुसार इसका आंसर जो बनेगा वो दुख होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन 87।
काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक आपको बताना है और परिवर्तन की लहर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास किसे सदैव दोहराता है? इतिहास किसको दोहराता है? वीरों के कार्यों को दोहराता है। वीरों के कार्यों को दोहराता है इतिहास। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विषाद का कौन सा नहीं है? खुशी नहीं है। विषाद का सुस्ती भी होता है, अवसाद होता है और उदासी होता है, लेकिन खुशी नहीं होगा। क्वेश्चन 90, काव्य के अनुसार समय किसे खा जाता है? समय दुर्बल को खा जाता है। काव्य के अनुसार जो समय है वो दुर्बल लोगों को खा जाता है। तो यहाँ तक कि ही आपके इसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे आपको लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। कल फिर हम आपके लिए हाजिर होंगे कुछ नए 50 क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा, कैसा आपको क्लास लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास को मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।